नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के साथ क्या हो हमारी विदेश नीति। बीते दशकों में भारत की तरफ से हुई तमाम कोशिशों के बावजूद बात एक बार फिर से वहीं आकर अटक गई है कि पाकिस्तान से बातचीत जारी रहे या नहीं। पुरानी कोशिशों को छोड़ भी दें तो एनडीए सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान को लेकर हमारे रवैये में बार बार बदलाव देखने को मिले। ये बदलाव किसी न किसी तात्कालिक उकसावे का शिकार बने। शुरुआत नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने से हुई, लेकिन 2014 अगस्त 2014 में विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द करना पड़ा। जुलाई 2015 में उफा सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात और एनएसए स्तर की बातचीत पर सहमति बनने के बावजूद दिल्ली में पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के कार्यक्रम के बाद इस वार्ता को भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान मोदी और शरीफ की मुलाकात सुर्खियों में रही। बैंकॉक में दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा और उसके बाद विदेश सचिव स्तर की मुलाकात पर बनी सहमति अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। हालांकि 25 दिसंबर को पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे से काफी उम्मीदें जगी थीं, लेकिन पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बावजूद दोनों देशों की कोशिशें अभी ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक दिशा में ही आगे बढ़ रही हैं। हालांकि विपक्ष और तमाम आलोचक इसे संदेह की नज़र से देख रहे हैं, और ये संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि पिछली कई कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान का रुख अच्छा नहीं रहा है। तो इन्हीं संदर्भों में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या हो भारत की पाकिस्तान नीति। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा में सांसद और कांग्रेस के बड़े नेता, यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके मणिशंकर अय्यर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता, आप बीजेपी में विदेश मामलों के सलाहकार हैं, शेषाद्रिचारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विवेक काटजू साहब, आप पूर्व राजनयिक रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एसडी मुनी, आप पूर्व राजनयिक विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू में इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस से भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं कश्मीर मामलों के जानकार, पाकिस्तान के साथ संबंधों पर, भारत के संबंधों पर लिखते पढ़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। शेषाद्रिचारी जी, अगर मैं शुरुआत आपसे करूँ, जो पूरा अब तक की कोशिशें रही हैं पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को लेकर, बात घूम फिर कर वहीं पर आ गई है कि बातचीत हो या ना हो, जारी रहे या इसे तोड़ दिया जाए, और हो तो किन मुद्दों पर हो। क्या आपको भी लगता है कि पठानकोट हमले के बाद बातचीत की इन तमाम कोशिशों को धक्का लगा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारा रवैया है और पाकिस्तान के साथ बातचीत और पाकिस्तान के साथ हमारा जो संबंध और संपर्क रहे हैं, वो कोई 2014 से शुरू नहीं हुए हैं, ये 1947 से चल रहा है जी। और इसमें कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, कई विदेश मंत्री आए, विदेश नीतियों में बहुत से परिवर्तन होते रहे, परंतु कुल मिलाकर भारत का रवैया ये रहा है कि जब एक पड़ोसी देश है तो उस पड़ोसी देश के साथ हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए, ताकि इस पूरे रीजन में, पूरा एरिया जिसको हम कहते हैं सार्क रीजन कहिए या पूरा एशियाई रीजन में, एक प्रकार की स्थिरता हो और हमारा आर्थिक विकास हो। क्योंकि प्रश्न जो हैं वो पाकिस्तान के समूह के सामने और भारत के सामने एक ही सवाल है, अनेक जो मुद्दे हैं उनमें साम्यता बहुत है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ हम जब संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं और बातचीत करने की बात करते हैं, हमारा आग्रह ये रहा है कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक तौर पर जो सत्ता में है, पॉलिटिकली एस्टेब्लिश्ड सरकार, गवर्नमेंट जो है, उसके साथ हम बातचीत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सदा सर्वदा एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रही है, ऐसी बात नहीं है। तो हर एक समय पर पाकिस्तान में जो सत्ताधारी पक्ष है वो कभी सरकार, जो चुने हुए सरकार रहे हैं, कभी आर्मी की सरकार रही है। आर्मी की सरकार के रवैया हमारे प्रति कुछ अलग ही था। चुने हुए सरकार चाहते हुए भी आर्मी के चंगुल से वो बाहर कभी न कभी आ नहीं पाए। इसके वजह से हर एक बार जब हम 3 कदम आगे जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से 2 कदम हमें पीछे हटना पड़ता है। अभी जो पठानकोट में हुआ है वो ऐसी ही स्थिति है। इसीलिए इस स्थिति पर आकर हमें ये तय करना होगा कि बातचीत हम जारी रखना चाहते हैं,
परंतु किन शर्तों पर, किन मुद्दों पर। मतलब बातचीत जारी रखना चाहते हैं लेकिन शर्तें हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस बार बार पुराने मुद्दों की याद दिला रही है एनडीए सरकार को कि टॉक एंड टेरर साथ साथ नहीं चल सकता, यानी गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कांग्रेस का औपचारिक प्रवक्ता नहीं हूं जी। और जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है, निजी तौर पर बुलाया है, तो मैं अपने निजी सोच जो है, जिनको कि मैं रखता था जबकि मेरी सरकार हुकूमत में थी, उसी पर मैं अटल रहूँगा। हकीकत ये है कि पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी दुश्मन भी हो सकता है। चाणक्य ने कहा कि पड़ोसी तो हमेशा दुश्मन रहता है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो दोस्त रहता है। तो हम पर निर्भर है कि इस देश के साथ इस पड़ोसी मुल्क, जो कि एक आज़ाद मुल्क है और जो कि अपने जो प्रणाली है खुद तय करेगी, अब उस सरकार के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें या हमेशा मन में शंका आशंका रखते हुए कहें कि इन पर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि चाणक्य का कहने को हम मान लें और पाकिस्तान को एक दुश्मन देश समझें। इसमें से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि हम समझ लें कि बहुत से लोग हैं, मेरे नज़रिए में एक बहुत बड़ी बहुमत पाकिस्तान में, जो कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं और कि इनको हमने समर्थन दिया तो तब जो भी हमसे बात कर रहा है वो और सुदृढ़ हो जाता है और उसको बल मिलता है और वो हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए, कल परसों की बात नहीं है, लेकिन आने वालों अरसों के लिए भी हमेशा पाकिस्तान में एक फिरका रहेगा जो कि हमारे साथ दुश्मनी रखना चाहेगा। और वैसे देखें तो हिंदुस्तान में भी नहीं, लेकिन हम सब आपने सहमत कहा नहीं है कल परसों की बात तो नहीं है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जबकि आप एक नया कदम उठाते हो तब इन तत्वों को मद्देनजर रखते हुए तय करना पड़ेगा कि यदि इस प्रकार का कोई व्याख्या हो तो क्या आप बातचीत को जारी रखेंगे, नहीं जारी रखेंगे। मेरा ये कहना है कि यदि आपको कुछ फलस्वरूप मिलना है तो इस बातचीत को निरंतर रखना चाहिए, चाहे इस तरह के उकसावे कभी कितने भी हो। उसको उस पर रोक लगाने का जगह नहीं देना चाहिए। नहीं तो हमारे आपसी रिश्ते आतंकवादियों के हाथ में चला जाता है, सरकारों के हाथ में नहीं रहता। विवेक काटजू साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कल परसों की बात नहीं, अरसों के बारे में हमें सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और जब भी हम भविष्य के बारे में सोचेंगे और कोई अच्छा कदम आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे उकसावे, ऐसी रुकावटें बार बार पैदा हों। उन रुकावटों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ये नहीं भूल सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसकी तरफ अभी शेषाद्री जी ने इशारा किया, उसके पास पूरी सर्वसत्ता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो इन सारे संदर्भों में हमें किस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? एक तरफ भारत के उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खोया, उनका विश्वास भी जीतना है, दूसरी तरफ अपने संबंधों को भी आगे बढ़ाना है, और तीसरी तरफ ये सारी परिस्थितियां भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कुछों को छोड़ के भारत में और पाकिस्तान में और हमारे क्षेत्र में चाहता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, सकारात्मक हों, आपस में सहयोग। लेकिन जो इच्छाएं होती हैं उस पर तो नीतियां नहीं बन सकती। नीतियों को बनाने के लिए वास्तविकता को देखना पड़ता है, और जब भी हम वास्तविकता से दूर हटते हैं और अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं पर, अपनी एक लालसा पर हम किसी नीति को बनाते हैं तो हमेशा असफलता ही मिलती है। और मुझे लगता है रिश्ते बेहतर करने की लालसा कोई गलत लालसा नहीं, है? लालसा गलत नहीं। हाँ। लेकिन सामरिक और राजनीतिक क्षेत्र में लालसा गाइड नहीं होती है, कैलकुलेशन गाइड होता है, मूल्यांकन गाइड होता है, लालसा नहीं होती। ये कोई पति पत्नी के रिश्ते नहीं है, ये दो देशों के रिश्ते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि चाहे हम उसको जो भी कहें कि ये पुरानी आर्गुमेंट है, नई आर्गुमेंट है, वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान की भारत नीति पाकिस्तान की फौज बनाती। वहाँ के जितने लोग हैं जो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं
उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। वो बोलते जाएं, उनको कोई सुनता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की सामरिक दृष्टि जो है वो अलग है। वो ये है कि भारत से जो चुनौती है वो हमेशा हम मानेंगे। और ये अजीब चीज़ मुझे लगती है कि एक देश कह रहा है कि हम आपके दुश्मन हैं, हम कह रहे हैं नहीं तो हमारे दुश्मन नहीं हो। ये कौन सी बात बनी? ताली दो हाथ से बजती है। इसलिए आज के दिन मुझे ये लगता है कि आज के दिन देखिए, कल पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने अपने सेना अध्यक्ष को अपने बगल बैठा के एक बयान जारी किया कि हम सब, पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म में रीजन के खिलाफ हम जो भी भारत ने हमें सूचना दी है उस पर कार्रवाई करेंगे। आज के डॉन का, जो कि वहाँ का एक बहुत मशहूर और जिम्मेदार अखबार है, उसका एक मैं आप इजाजत दें तो 2 पंक्तियां पढ़ दूं। आज उसमें लिखा है अ सीनियर आई एम कोटिंग, अंग्रेजी में है लेकिन कोट कर रहा हूं, वी आर एक्सपेक्टिंग एविडेंस बियॉन्ड लीड्स एंड इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड एज पर आवर लॉ. A senior official told Dawn in a background discussion after Prime Minister Nawaz Sharif chaired a meeting of his security aides on the Pathankot incident and Pakistan's response. आपको साफ जाहिर हो गया कि 2 तरफा खेल चल रहा है। एक तरफा ये कि ये दिखाएं कि भारत से सहयोग होगा, दूसरा तरफा वो जो कि दूसरी तरफ वो कि जैसे मुंबई में हमने किया है वो ही हम करेंगे, भारत सबूत दे। षड्यंत्र एक चीज, षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा गया कि भारत उसमें इंफॉर्मेशन देगा। क्या ये रिस्पॉन्स होना चाहिए? यहां पर जो पाकिस्तान का हिडन हैंड जिसको कहते हैं, फौज, उसने अपना हाथ दिखा रहा है। इसको आप नजरअंदाज करके लालसा पे जीना चाहते हैं, अवश्य जिए। नहीं तो फिर क्या हो? फिर उसका विकल्प क्या है? अगर विकल्प यह है कि अगर बातचीत आपको करनी भी है तो सामरिक बातों पे होनी चाहिए। पहली चीज पाकिस्तान के आतंकवाद पर होनी चाहिए। आतंकवाद जो है वो खाली राजनीतिक चुनौती नहीं है, आतंकवाद भारत के लिए सामरिक चुनौती है, और सामरिक चुनौती कोई डायलॉग के जरिए हल नहीं होती है। जी, मैं SD मुनीस आपके पास आना चाहूंगी। क्या वाकई सामरिक चुनौती डायलॉग के जरिए हल नहीं हो सकती? अब हम इस नतीजे पर पहुंचे, या फिर जो मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा कि हमें तात्कालिक उकसावे में ना आकर लंबे अरसे और भविष्य के हिसाब से रणनीति बनाने की जरूरत है? मेरी राय मिली जुली है। पहली बात, 2 सवाल उठाइए, भारत क्या चाहता है, दूसरा सवाल पाकिस्तान की हालत अंदर की क्या है। भारत चाहता है शांति, नैतिकता के लिए नहीं, विकास की यात्रा को पूरा करने के लिए हमारे इंटरेस्ट है। पाकिस्तान बटा हुआ है, जैसा विवेक ने भी कहा, मणिशंकर जी ने भी कहा। बटा हुआ किसमें है? एक तबका है जो भारत के साथ सामान्य संबंध, दोस्ती चाहता है। दूसरा तबका है जो इस आधार पर जी रहा है कि भारत के साथ संबंध नहीं बने। दूसरे तबके में फौज और जिहादी हैं, एक तबके में, पहले तबके में सिविल। तो नीति ऐसी बनाइए जो एक धारी नहीं हो, 2 धारी हो। एक धार उधर जाए जिधर आप जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं उनको बल दीजिए, जैसा मणिशंकर जी ने कहा। दूसरी तरफ उसके साथ ही साथ वो नीति बनाइए जिसमें जो भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़े। अगर ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये कैसे होगा? हमने कभी तो किया है, जैसे 71 की लड़ाई लड़ी, एक तरफ लगाया, दूसरी तरफ दोस्ती की बातचीत करते हैं। दोनों नीतियों को साथ चलाइए। नीति कैसे बनाएंगे कि जिसमें उनको इसकी कीमत भी देनी पड़े, तो बातचीत बंद मत कीजिए। एक धार में हमेशा किसी हालत में बातचीत चालू रखिए। ये तो पाकिस्तान की तरफ से हम बार बार देखते हैं, चाहे वो करगिल के हमले का उदाहरण ले लिया जाए, चाहे वो हर वक्त संसद पर हमले का उदाहरण ले लिया जाए, मुंबई हमले का उदाहरण ले लिया जाए, हर बार इसी तरह ये नीति पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे से बातचीत चलाइए और बातचीत के साथ साथ कीमत बढ़ाइए उन जिहादियों के लिए, फौज के उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के साथ संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं। उदाहरण उसका सीधा ये है, क्यों नहीं हिंदुस्तान बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात उठाता है? क्यों नहीं हिंदुस्तान POK में ह्यूमन राइट्स की बात उठाता है? हम कहते हैं POK तो हमारा हिस्सा है, उसके बारे में चीन बड़ी सड़क बना रहा है, हम लोग बैठे हुए। मेरी राय अगर आप माने तो ये है, मोदी जी माने तो ये है, 2 धारी नीति बनाइए। एक नीति स्पष्ट रूप से सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करे, एक दूसरी नीति स्पष्ट रूप से
कॉस्ट बढ़ाए जो हमारे खिलाफ हमले होते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, या जो इस बातचीत के सिलसिले को बिगाड़ना चाहते हैं? उर्मिलेश जी, बातचीत का सिलसिला, और जैसा कि आपने कहा कि हमें दो धारी नीति बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ वो नीति भी बनाने की ज़रूरत है जिससे कि आम आवाम अपने आप को भारत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे, जो जुड़ना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें सामरिक संबंध जिस तरह के हमारे हैं पाकिस्तान के साथ, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हम बार बार एक तरफा क्या चलते हैं? क्या हम केवल सिर्फ डायलॉग पर जोर देने लगते हैं और सामरिक रणनीति में कहीं पीछे छूट जाते हैं, इसलिए इस तरह के हमले हो जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कई बार जब हम अलगाते हैं चीज़ों को तो उससे कन्फ्यूज़न होता है। मैं नहीं मानता कि सामरिक जो नीति है वो जो एक किसी राष्ट्र की जो व्यापक राजनीतिक दृष्टि है, जिससे विदेश नीति भी निकलती है, उससे बिल्कुल अलहदा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में आज हम बदलाव देख रहे हैं, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब देखता हूँ वहाँ के अखबारों को और वहाँ के सियासतदानों के बयानों को देखता हूँ, तो ये वर्षों बाद मुझे याद नहीं कब ऐसा देखा गया कि इस बार जो भी हो रहा है उस पर वहाँ के सारे सत्ताधारी और विपक्षी दल, यहाँ तक कि छोटे ग्रुप्स भी लगभग एक मत हैं कि भाई भारत के साथ किसी भी तरह जो इनिशिएटिव एक शुरू हुआ है, एक पहलकदमी फिर शुरू हुई है, उसको ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए, उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। बल्कि बातचीत के पक्ष में जितनी तेज आवाजें पाकिस्तान में उठ रही हैं उतनी तो हिंदुस्तान में भी नहीं उठ रही हैं। मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप किसी देश की होती है वो अपने इनिशिएटिव से, अपनी सोच समझ से समाज की कलेक्टिव जो कॉन्शसनेस, जिस समाज की जो सामूहिक चेतना है उसको भी एक तरह से निर्मित करती है। तो देखिए, मोदी जी की स्टाइल में मनमोहन सिंह की या नेहरू जी की स्टाइल जैसी एक कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि वो उनके आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग में कहीं ना कहीं वो निहित है। लेकिन जो एक चमत्कार और एक करिश्मा दिखाने की पहल है, हो सकता है इसमें यह इंडिविजुअल इनिशिएटिव दोनों देशों के रिश्तों में सहायक हो जाए। और जैसा लाहौर की उनकी जो यात्रा थी इस बार की 25 दिसंबर की, उससे ये बात निकलकर साफ आई है। तो मेरा मानना है कि बातचीत का सिलसिला, पठानकोट जैसे किसी हमले, ये हमले निस्संदेह मनुष्यता के खिलाफ हैं, लेकिन इसकी वजह से थमना नहीं चाहिए, वरना बात आगे नहीं जाएगी। मुझे कुछ बातें इस बात पर कहनी है। सवाल ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति अपना कैरेक्टरिस्टिक तरीके से क्या कर रहा है, वो नहीं है। सवाल पूरे देश का है। सवाल देश का है और देश की और नीति का इस भी है। देश में अनेक प्रकार के विदेश नीतियों के बारे में अनेक बातें होती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश जब भारत पाकिस्तान का संबंध का विषय आता है तब किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं वो व्यक्ति संगत हो जाता है। जैसे वाजपेयी जी का इनिशिएटिव, मनमोहन सिंह का इनिशिएटिव, आई.के. गुजराल का इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव, ये कोई व्यक्ति का इनिशिएटिव नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया कैसा हो, क्या हो, ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है। विदेश नीति के बारे में जो सलाहकार होते हैं, इन सभी व्यक्तियों के सामूहिक निर्णय के आधार पर होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इन सभी बातों का विषय होता है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स मैं डिफर करना चाहता हूँ काजू साहब से कि ऐसा कोई किसी सरकार ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारी सामरिक विशेषताएं कहीं भी जाए, यानी अगर हम सामरिक दृष्टि से कमज़ोर भी हो जाए लेकिन बातचीत करनी चाहिए, ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं कहा। किसी सरकार ने यह भी नहीं कहा कि हम सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान पर विजय पाना चाहेंगे, न कि बातचीत के जरिए। आज तक किसी सरकार ने कहा, और नरेंद्र मोदी सरकार भी वो नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक फ्लिप फ्लॉप की बात है, इसमें किसी भी तरीके का फ्लिप फ्लॉप नहीं रहा है। शुरू से लेकर अंत तक हमने यही कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरने चाहिए। और जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, हमने पिछले बार पाकिस्तान के आर्मी का जो कुछ भी हमारे पास साथ हुआ, उसके लिए जितना जवाब कड़े से कड़े जवाब देना था उतना कड़े से कड़े जवाब दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका तक भागकर जाकर कहना पड़ा कि भारत ने इस प्रकार का रवैया हमारे साथ किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, परंतु हम ये बात को बार बार उल्लेख करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम का
और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बात करना चाहते हैं। उस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर आर्मी का कितना दबाव हो और वो आर्मी के दबाव के कारण हमारे साथ उनका रवैया क्या हो, ये तय करने का अधिकार उनको है। अगर वो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर भारत के साथ बातचीत करने की हिम्मत दिखाते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो बार बार तो ये कह रहे हैं कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, अब तक जो पाकिस्तान का रुख आया है, देखने को मिला है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगा है कि वो भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हम भी अपनी तरफ से ये इच्छा जता रहे हैं, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। क्या हम आज भी देखिए, आज भी हमने यही कहा है, ये मतभेदों को, जो अभी ताज़ा मतभेद हैं, इन तमाम मतभेदों को एक तरफ रखते हुए उससे सामरिक रूप से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, सवाल वो नहीं है। पाकिस्तान, हमने सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के साथ रवैया कभी नहीं किया। पाकिस्तान ने हम पर 3 बार हमला किया और तीनों बार पाकिस्तान को ये ध्यान में आया कि हमले के आधार पर और शत्रुता के इस सामरिक आधार पर हम को किसी भी प्रकार का विजय नहीं पा सकते हैं। पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है, पाकिस्तान की आर्मी की ये पॉलिसी रही है कि हम आपके देश में इतना आतंकवाद करेंगे, वी विल इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स ऑन इंडिया टू ब्लीड टू डेथ। ये पाकिस्तान ने कहा जी, हमने नहीं कहा। मेरा सवाल चारी साहब से ये है, जो फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं है, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या हुर्रियत से पाकिस्तान की बातचीत इतनी सख्त थी जिसकी वजह से आपने बातचीत तोड़ दी, और पठानकोट इतना सख्त नहीं है? नहीं, हमने कहा पाकिस्तान को कि बातचीत का सिलसिला होना चाहिए, और जहां तक बातचीत की बात है, कश्मीर ही नहीं परंतु दुनिया के किसी भी विषय पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि द टॉक्स विल बी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। हम तय करेंगे और आपके साथ मिलकर तय करेंगे। हमने साफ ये कहा था कि हुर्रियत विल नॉट बी अ पार्टी टू आवर टॉक्स। देखिए, ये इस सरकार की नीति है और इस नीति पर हम अडिग खड़े हैं। सन 2004 से लेकर सन 2007 तक हमारे सफ़ीर सतिंदर लांबा और उनके प्रतिनिधि तारिक अजीज़, उनके बीच में 3 साल तक बिना कोई बाहर इसके बारे में पता हो उनकी बातचीत जारी रही, और उसका नतीजा ऐसा निकला है जो कि सतिंदर लांबा ने श्रीनगर में एक भाषण दिया 13 मई सन 2014 को, जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़े और ये सवाल रहे जिनका कि जवाब देना है। और अभी कसूरी साहब, जो उस ज़माने में विदेश मंत्री थे पाकिस्तान में, उनका किताब निकला है नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, जिसमें उन्होंने बहुत सी तफसील से ये बताया है कि कहाँ कहाँ वो आगे बढ़े हैं। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे विषय हों जिस पर कि हमारी आपसी मतभेद हो कि ऐसा कदम उठाया गया था, तय हुआ था या नहीं, लेकिन ये दर्शाता है कि यदि हम उनसे बात करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कहना कि क्योंकि फ़ौज है वहाँ उनसे मत बात करो, मेरे समझ में नहीं आता है। जो हमारा इंडस वाटर्स ट्रीटी है, किसने तय किया उसको? पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान ने। और फिर किसके नेतृत्व के अंतर्गत ये जो प्रगति हुई सती लांबा और तारिक अजीज़ की, वो कौन थे? वो फील्ड मार्शल या जनरल जो भी अपने को कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ। तो इससे पता लगता है कि फौज में भी एक ही राय नहीं है, अनेक राय हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी हमारे पक्ष में हैं हम उनको मजबूती दें बातचीत करने से। और मैं मुनी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि आतंकवादियों ने हम पर हमला किया तो जो पठानकोट में हुआ वो हमारी क्षमता दर्शाता है क्या? हम इतने अक्षम रहे हैं इसका मुकाबला करने में, और इसलिए हमें इसका मुकाबला करना हो तो अंदरूनी बहुत से कदम उठाने की आवश्यकता है। उसको भी हम उठाएं, साथ साथ हम बिल्कुल साफ बता दें, पाकिस्तान को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जानते हैं कि यदि ऐसा कोई प्रयास हुआ तो उसका कड़ी जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि वो यहाँ मरने के लिए ही तो आते हैं। जहाँ तक कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है जांच वगैरह करवाने का, ठीक मैंने किसी ने कहा कि मेरे ख्याल में काटजू साहब ने कहा कि 26/11 के पश्चात भी उनके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा कि हम कदम उठाएंगे, आप हमें सबूत पेश कीजिएगा। उन्होंने एक नया कोर्ट बनाया, जैसा कि हम चाहते हैं आज की मसूद अज़हर का कैद बने,
वैसा ही हमने कहा कि हाफिज सईद को पकड़ो, तो उन्होंने उनको पकड़ा, और फिर मामला अब तक चल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि किसी कोई अंजाम अंत तक आने वाला पहुंचेगा। है। जी। तो इसलिए जबकि हमारे सरकार के प्रवक्ता ये कहते हैं कि तुरंत आप कदम लीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि तुरंत का मतलब क्या बनता है, आज, कल, 10 साल बाद। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा होना चाहिए कि निश्चित हो कि आप कर रहे हैं, डिसाइसिव। अब ये भी मैं जानना चाहता हूं कि आप तय करेंगे कि डिसाइसिव है या वो तय करेंगे कि लेकिन ये आज की decisive बातचीत है। में एक तो महत्वपूर्ण- इस परिस्थिति में बेहतर है कि बातचीत जारी रहे और कि बातचीत के दौरान जी हम उनसे कहें कि ये गलतियां आप कर रहे हैं, ये पाप आप कर रहे हैं, ये कदम उठाने की जरूरत है, और ये न छोड़ें कि हम कुट्टी आपसे करते हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, और अगले दिन हम एक बहुत बड़ा झप्पी लगाकर उनको चुम्बन दें। ये कोई विदेश नीति नहीं बनती है। मुझको लगता है कि सबसे बड़ा आलोचना इस सरकार की विदेश नीति पर यह है कि सैद्धांतिक नहीं है, संदर्भवादी है। लेकिन अनिश्चित आपने जो है। बात कही उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि राजनीतिक रिश्ते हमारे बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सेना है, जो आर्मी के लोग हैं, उसमें भी हो सकता है कई ऐसे लोग हों जो हमारे पक्ष में आने के लिए तैयार हो या बातचीत के पक्ष में हो, उनके साथ संबंध और संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। आर्मी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। बहुत देखिए, संक्षेप में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कम से कम भारत की जो विदेश नीति के निर्धारक हैं, कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश वार के बाद, जब बांग्लादेश बना था, उसके 10 साल तक जैसी थी वैसी आज भी रहेगी और अगले 10 साल में भी रहेगी। तो उसमें सेना हमारे के स्ट्रक्चर में, सेना के सोच में, अलग अलग उनके खेमों की सोच में भी बदलाव आ सकता है, बशर्ते कि भारत पाकिस्तान के राजनीतिक तौर पे रिश्ते दोनों के बेहतर हों और ऐसे एलिमेंट्स को अलग थलग करने की भारत भी कोशिश करे, राजनीतिक पहलू। और देखिए, आर्थिक दबाव भी दोनों देशों के ऊपर है, दोनों देशों के उद्योगपतियों के रिश्तों का एक नया डायनेमिक्स है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जैसी पाकिस्तान सेना पहले थी वैसे वो हमेशा रहेगी, उसमें भी बदलाव आ सकता है। सवाल रिश्तों का है। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है उर्मिलेश जी, ठीक है, उम्मीद है, बहुत अच्छा, करिए उम्मीद, कौन उम्मीद को रोक सकता है। लेकिन लेकिन इतनी निगेटिविटी भी क्यों सर? नहीं करे उम्मीद, क्योंकि झेल चुके हैं। हाँ, कि ये कहना कि पिछले कई सरकारों ने भारत पाकिस्तान के संबंधों के आधार जो है वो सैद्धांतिक बनाया, और अचानक 2014 मई में एक व्यक्ति आया, उसने सिद्धांत को डिब्बे में बंद कर दिया और आज हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है। ये जो तर्क दिया जाता है, इस तर्क के कारण और ऐसे तर्क के कारण ही जो एटमॉस्फेयर विशिएट होता है वो विशिएट होता है। हुर्रियत से वो बात कर सकते हैं या नहीं, ये तय हुर्रियत- हुआ है? हुर्रियत से वो बात नहीं कर सकते हैं, ये आपने उनसे कह दिया है? नहीं, हमने उन्होंने उनको स्वीकार कहा किया है, है? वो स्वीकार करें या न करें, हमने तो कहा इसका है कि मतलब आप है हुर्रियत से बात कि नहीं कर सकते आतंकवाद की जरूरत हैं। इसके नहीं है। पहले जितने कहीं भी उन्होंने सरकारें हुर्रियत ने, से बात की तो वहीं के वहीं मामला मणिशंकर बंद। अय्यर जी, हमने स्पष्ट कहा है कि इसके पहले कितनी भी सरकारों ने हुर्रियत के साथ बात की होगी। जहां तक कश्मीर का मामला है, आप अगर कश्मीर का मामला बात करना चाहते हैं तो नई दिल्ली से बात अरे, करिए, हमारे अटल बिहारी सरकार के वाजपेयी ने कहा प्रतिनिधियों से कि बात यदि करिए। अटल बिहारी अटल जी वाजपेयी ने ने कहा कहा कि हुर्रियत होगा से वो बात कि कर हुर्रियत सकते से हैं। बात करिए, तब से लेकर ये परंतु चल रहा आज है। की सरकार में प्रधानमंत्री और आज की सरकार के निर्णय तय करने वालों ने ये कहा है जी। कि हम कश्मीर पर बात करेंगे, परंतु आप नई दिल्ली से बात करिए। लेकिन जब भी हुर्रियत से आइडियोलॉग, नहीं। जब भी दो- आपके ये आइडियोलॉग स्पष्ट अखंड है, भारत की बात साफ करेंगे तो है। उसकी तरफ से भी इसी तरह का सवाल यह है रिएक्शन कि आ अगर सकता आपको है। अखंड दो- भारत पर चर्चा करनी है तो उस पर अलग चर्चा अलग करिए, से मैं चर्चा- उसके बारे में दो- चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। बहुत संक्षेप में सर, हमें ब्रेक का टाइम हुआ नहीं, है। बहुत संक्षेप में एक बात तो ये है कि हुर्रियत से बात करना बंद कर दिया है तो हम बैंकॉक काहे गए, और हम दूसरी बात इस्लामाबाद में क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं दिल्ली में बैठ के बात करते। एक सवाल मणिशंकर हम जी से- तैयार हैं, एक मिनट, इस्लामाबाद एक- में एक- भी एक- तैयार एक हैं, मिनट, दिल्ली में एक- भी please- तैयार हैं, please बैंकॉक one- में भी तैयार हैं, No, no, और we have कहीं भी not- दुनिया में मिलने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन ये व्हाई सवाल- डिड वी गो टू बैंकॉक, इसका क्या जवाब है? हाँ, नहीं, दूसरा- सवाल दूसरा हुआ- अय्यर सवाल- साहब से, अय्यर दूसरा साहब से सवाल अय्यर साहब से, आप कह रहे हैं कि जब हम बात करेंगे तब कहेंगे आपने ये किया। यार अब वो ना समझे ना समझेंगे मेरी बात, या दे तू दिल उनको और या दे मुझको जुबां और। ये बात आप हमेशा से कह रहे हैं उनको कि आप टेररिज्म लगातार करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं टेररिज्म का जवाब इतना दीजिए कि टेररिज्म उनके लिए कॉस्टली हो जाए। बातचीत करते रहिए, कैसे costly लेकिन बातचीत ये- करते ये- रहिए। ये- कैसे इस- costly ये करोगे? कैसे ये होगा? नीति ये बनाने कैसे वाले होगा? बताएं ना। इससे हम बातचीत कैसे करेंगे, एक costly? ब्रेक के लिए ये रुकते हैं नीति सर, एक निर्धारण ब्रेक के लिए करने रुकते हैं, वाले ब्रेक के बताएं, बाद इसके रास्ते बातचीत हैं। जारी रहेगी। सॉरी, इसके रास्ते कैसे हैं। कॉस्टली बनाओगे?
तो आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान की नीति पर। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जब भी रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश की जाती है, क्यों इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं जिससे रिश्ते तल्ख़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तमाम विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय जताई। एसडी मुनी साहब का कहना है कि जब तक हम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सामरिक दबाव भी नहीं बढ़ा सकते और इन दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर साहब, आपको क्या आपत्ति है? क्या हम इन सामरिक दबाव और दोस्ती दोनों को साथ साथ नहीं चला सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि रास्ता क्या हो, नहीं कि कौन सा दबाव आप इस्तेमाल करेंगे। क्या हम अपने रॉ के आदमियों को भेजकर मसूद अजहर को जान से खत्म कर लेंगे? ये है हमारे, या कोई क्या वैसा दबाव रास्ता लगा अपना सकते हो? हैं जैसा क्योंकि पाकिस्तान जैसा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया, क्या हम कभी ऐसा रास्ता अपना सकते हैं? उसकी भी बात इस सरकार में तो हुई है। ऐसा है सवाल ये है, ठीक है, उनका जवाब देने का अधिकार उनके पास है, परंतु मैं मुनी साहब की इस बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो जितनी ताकतें हैं, अलग अलग ताकतें हैं, उनमें कुछ फोर्सेस ऐसे हैं, कुछ ताकत ऐसे हैं, कुछ तबका ऐसा है जो चाहता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध अच्छे हों, मधुर हों। और ये पीस टॉक्स वगैरह जो है ना, उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि आर्थिक दृष्टि से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकें और अच्छा व्यवहार कर सकें, और ताकि इस पूरे रीजन का एक फायदा हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन शारी साहब, मुश्किल ये है कि वो तबका जो नहीं चाहता है कि रिश्ते अच्छे हों, वही तबका ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये होता ही रहेगा। हाँ। क्योंकि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि वहाँ पर ये तबका जो भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं बनाना चाहता है, वो तबका बार बार हावी होता है। पाकिस्तान में 3 पावर सेंटर्स है। एक पॉलिटिकल पावर सेंटर जिसको सिविल सोसाइटी के आधार पर है, वो एक अत्यंत रेडिकलाइज्ड आर्मी है, और एक बहुत बड़ा रेडिकलाइज्ड क्लर्जी है। आईएसआई आर्मी का पार्ट एंड पार्सल है, एक क्लर्जी है, और ये तीनों अलग अलग तरीके से एक समय समय पर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं। और जिस बात का मणिशंकर अय्यर जी ने उल्लेख किया, हमने आयूब खान से बात की होगी, हमने मुशर्रफ से बात की होगी, परंतु उस समय बातचीत हुई है जब उन्होंने पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार को बर्खास्त करके सरकार पर आए, सत्ता पर आए। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद में जिसकी सरकार होगी उससे बात करेंगे। हम आर्मी से बात कर सकते हैं, डीजीएमओ लेवल की भी बातचीतें हुई हैं, आर्मी के लेवल पर भी बातचीतें हुई हैं, फ्लैग पोस्ट पर भी बातचीतें हुई हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि जहाँ जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, आर्मी टू आर्मी लेवल पर हम बातचीत करेंगे, एनएसए के लेवल पर हम बातचीत करेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के आधार पर बातचीत करेंगे। परंतु जिन तबकों को आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसको वो लोग नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, उस तबके के साथ यदि आप उनसे निपट नहीं सकते हैं तो हम निपट सकते हैं। तो ये मुनी साहब का कहना है। हाँ। जिस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो कैसे निपटने का तरीका क्या ऐसा है। हाँ। वो उससे कैसे निपटना है वो भी अगर आज की चर्चा में ही हमको तय करना है और पब्लिक में चर्चा करनी है तो आई एम सॉरी, लेकिन आप ये मानते हैं कि उस तरह स्ट्रेटेजिक विषय होते हैं। हाँ। इसकी चर्चा नहीं हो सकती है, परंतु मैं मुनी साहब से इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि जिसके साथ जिस प्रकार से डील करना है उस प्रकार से डील करने की आवश्यकता है, इस पर दो राय नहीं है। जी देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जिस तबके से बात करें, अगर वहाँ पे कोई सिविल सोसाइटी को इनकरेज करना है करें, लेकिन 2 नुक्ते मैं कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है और जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, उनको अपना अगर फौज से लोहा लेना है तो वो अपने बलबूते पे लेना पड़ेगा, उसमें हम कोई सहयोग नहीं कर सकते। ये इनका अंदरूनी मामला है, इसमें ना वो चाहते हैं हमारा सहयोग ना हम कर सकते। दूसरी चीज़, इस सब के अंदर जो मैं विदेश नीति और सामरिक नीति की दृष्टि से सबसे पहले मूल्यांकन ये करना पड़ता है कि वहाँ पर इफेक्टिव पावर सेंटर क्या है, उससे जो चुनौती आ रही है उससे हमें डील करना है, उसका मुकाबला करना है। आप क्या मानते हैं इस समय इफेक्टिव पावर सेंटर क्या है वहां पर? फौज है। तो फौज से अलग से किस तरह से बात करनी? वही तो एक विडंबना है। हाँ। कि फौज जो है, और क्या ये हम माने कि सामरिक चुनौती की सब चीज हल बातचीत होता है? आजकल दुनिया में तो ये नहीं देखा गया है। कोई ऐसे भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं,
उनको और तरह से करना पड़ता है। अब क्या पाकिस्तान में बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, ये नहीं कि जाके मसूद अजहर को मार दिया। हमारे मेरे गुरु हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आप उनके जो लोग बच्चे आते हैं मारने वो शहीद हो जाते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब फौज वहाँ पे मूल्यांकन करती है अपनी सामरिक स्थिति का, तब अगर उसको ये लगे कि भारत जो है उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वो वहाँ अपने देश, उनके देश की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेगा, तो हो सकता है शायद उनकी जो प्रतिक्रिया हो वो अनुकूल हो। अगर प्रतिकूल भी है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही हम चुनौती झेल रहे हैं और झेलते जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत अगर आपको करनी है आज आप करिए, लेकिन सामरिक बात पर करिए। पहला स्टेप होना चाहिए जैसे कि उफा में तय किया गया था। आतंकवाद पे और चारी साहब कुछ कहें, यह जरूर है कि मोदी सरकार ने लोच दिखाई है। उफा में 2 तय फैसले किए गए थे। पहला फैसला था कि एनएसए मिलेंगे और बातचीत केवल आतंकवाद पे होगी जी। दूसरा फैसला था कि बातचीत दिल्ली में होगी। दोनों पर हमने लोच दिखाया, क्योंकि बैंकॉक में एक तो वेन्यू बैंकॉक कर दिया, दूसरा बातचीत आतंकवाद तक सीमित नहीं रही, कश्मीर चली, हम कश्मीर और बातों पर भी रहा बातचीत, तो दोनों पे कंसेशन हुआ। अब क्या ये लोच से फायदा हुआ, इसकी मूल्यांकन आप कर लें। आखिरी नुक्ता मैं कहना चाहता हूं, जो आज मोदी सरकार की विडंबना है वही विडंबना यूपीए सरकार की थी। यूपीए सरकार ने भी ये कभी फैसला नहीं किया कि टेरर और टॉक साथ जाएंगे या नहीं। ये दस्तावेजों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संयुक्त दस्तावेज जारी किए गए थे, चाहे वो हवाना में हो या थिम्पू में हो या शर्म शेख में हो, इससे साबित हो जाता है। कभी वो दस्तावेज कहते हैं कि टेरर और टॉक साथ साथ चल सकते हैं, कभी ये कहते हैं हमारा बयान आता था कि नहीं चल सकते हैं। यही विडंबना आज इनकी। तो विडंबना तो राष्ट्र की है और बहैसियत राष्ट्र हमें इसका हल निकालना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोच सरकार ने दिखाई है वो लोच पे अब एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्या वो सही कदम था या नहीं। तो नहीं, मैं इसे फ्लिप फ्लॉप नहीं मानता हूँ। लोच तो मानते हैं, एक लोच नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि उफा में हमने जो तय किया था उसके आधार पर ही करेंगे, उसके आधार पर ही बातचीत हुई। अभी हम उस पे कायम उफा में जो कुछ भी तय हुआ था उसको हम जारी रखेंगे, कायम रखेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि एक बार बैंकॉक में मिल गए तो आगे आने वाले 50 साल में अभी ये दोनों एनएसए कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसी बात नहीं जी। अब हम चाहते हैं कि छात्रों के सवाल पे चलें जी। उर्मिलेश जी की बात पर मैं उर्मिलेश जी और शेषाद्री सर से पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, वहाँ के राजनीतिक दल, वहाँ की मीडिया और वहाँ की आम जनता भी चाहती है कि बातचीत जारी रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ये संदेश नहीं दे सकते हैं कि जब तक पठानकोट के हमले के आकाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं? ये मैसेज नहीं दे सकते हैं हम उनको? नहीं, भारत सरकार ने ये कहा है, आपने अगर देखा होगा यहाँ के मीडिया में, कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप शब्द यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो शब्द ना हो, लेकिन यही कहा है। और ये बात सही है कि पाकिस्तान में सरकारी स्तर पर जो हम लोगों को वहाँ के प्रेस से पता चल रहा है कि एक प्रक्रिया भी चल रही है कि भाई कैसे इस बार हम इसको तत्काल कुछ करें। लेकिन कानून में तत्काल जो शब्द है आप जो कह रहे हो वो नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से सीरियसनेस दिखाई गई है, क्योंकि उनको भी लगता है कि मोदी साहब के इनिशिएटिव से पाकिस्तान में एक पॉजिटिव माहौल बना। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी जो माहौल, कई बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव उन्होंने लिए थे और बहुत पॉजिटिव माहौल बना था। दुर्भाग्य है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके हवाना से शुरू जो इनिशिएटिव था वो 2007-8 आते आते उसको बहुत ही वो कर दिया गया और परवेज मुशर्रफ भी वहाँ परेशानियों में घिर गए। आपको मालूम है लाल मस्जिद का जो घटनाक्रम हुआ था। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच जो एक बेहतर रिश्ते बन रहे थे उनको डिरेल करने के लिए मेरा हमेशा मानना है कि भारत में जैसे लोग होते हैं वैसे पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में खुराफात इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ ISI और एक सेना का पुरानी पृष्ठभूमि है। भारत में ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं जो डिरेल करते हैं इस तरह की वार्ताओं को। इसलिए एक ही सबक लेना चाहिए हिस्ट्री से कि ये 70 का दशक नहीं है, ये 60 का दशक नहीं है। आज के दौर में जब आर्थिक रूप से ज़रूरतें
दोनों देशों की बहुत महत्वपूर्ण जी। है, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इतिहास से सबक लेकर नया इतिहास रचा जाना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या स्पष्ट संदेश नहीं दिया जा सकता है? नहीं, उनका देखिए, सवाल ये था। देखिए, एक बात सही है कि आज हमने पाकिस्तान को जो कुछ भी कहा है उस पर कार्रवाई करने की जो क्षमता है वो पाकिस्तान में है। हम चाहते हैं कि वहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत दिखाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि 40 घंटे में, 48 घंटे में, 24 घंटे में आपको ये सब सारी बातें करनी चाहिए। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो या आर्मी के किस तबके का हो, क्या हो, वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने में समय लगता है। इस रियलिटी से हम भी वाकिफ़ हैं, वो भी वाकिफ़ हैं। हमारा इतना ही आग्रह था कि इस बात को आप स्वीकार करिए, शो कंसर्न दैट देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट इन पाकिस्तान। ये उन्होंने कल किया है। कल रात तक की जो खबर है वो ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने प्रयत्न करके, कोशिश करके आर्मी को अपने साथ लेकर इस बात पर चिंता व्यक्त करने की कोशिश की है, उन्होंने किया भी है। और पाकिस्तान की तरफ से भी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये चल रहा है कि वहाँ पर बातचीत हो। परंतु मैं इस बात से सहमत कम हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरीके के तबके हैं जो बातचीत को विफल करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह भारत में भी हैं। इस प्रकार पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समानता निर्माण बिल्कुल करना, मैंने नहीं कहा, ये मैंने गलत दोनों है, को, दोनों को, ये गलत है, दोनों को बिल्कुल अलग गलत माना। है। दोनों में और फर्क अगर कोई विरोध भारत में होता भी है, बातचीत का भी विरोध, सामरिक ताकत दिखाने का भी विरोध अगर होता है, तो इस विरोध के पीछे जो लॉजिक है उसको अलग तरीके से समझना चाहिए। जिस प्रकार का डेमोक्रेटिक सेटअप भारत में है, जिस प्रकार की ताकत सिविल सोसाइटी भारत में है, उस प्रकार की डेमोक्रेटिक सेटअप और सिविल सोसाइटी की ताकत पाकिस्तान में कम है। अगले सवाल की तरफ चल। मेरा सवाल चारी सर से ही है कि लोकसभा चुनावों से पहले मोदी जी यह कहकर यूपी सरकार की आलोचना करते थे कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट लेता है और हम बदले में लव लेटर भेजते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सत्ता में आने के बाद भी पॉलिसी तो वही है। हम लगातार पाकिस्तान हमारी पीठ में सुराग घोंपता है, कभी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो कभी गले मिलने को आतुर दिखते हैं, लेकिन कुछ भी बदलाव संभव दिखता नहीं है। देखिए, जिन बातों का उल्लेख मुनी साहब और काजू साहब ने किया ना, वो चुनाव के पहले शब्दों का चयन करने का जो अधिकार है, ताकत है, वो चुनाव में जो सम्मिलित होते हैं उन पर होता है। इसलिए केवल चुनावी भाषण के आधार पर हम भावी नीति, भारत का, देश का नीति तय नहीं कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, चुनावी भाषणों में जो कहते हैं वो बात अलग होता है, परंतु उसी को डिप्लोमेटिक भाषा में किस तरीके से करना है वो सरकार में आने के बाद उसी तरीके से हमने पाकिस्तान के साथ पेश आए हैं। और इसी बात को इसका मतलब हम आप ये अलग मानते तरीके हैं से कि दोहराते पुरानी हैं सरकारें और कि यूपीए जहाँ की तक- सरकार जो रणनीति अपना रही थी वो सही था, उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सही गलत जो है हाँ। वो समय निर्धारित करता है, समय तय कर सकता है और परिस्थितियां तय करती हैं। 1970 की बात उन्होंने की, 1970 में पाकिस्तान की ताकत और आज 2014 में पाकिस्तान की ताकत में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि 1971 में इट वाज नॉट ए न्यूक्लियर नेशन, उनकी न्यूक्लियर ताकत नहीं थी, आज उनके पास न्यूक्लियर ताकत है। तो आज आप पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत, टू न्यूक्लियर पावर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये संकल्प आता है, ये संदर्भ आता है। तो किस तरीके से बात करनी चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक बात तो निकलती है कि चुनाव के समय जो कहा जाता है और जो विदेश नीति बनाते समय कहा जाता है वो क्या चुनाव में केवल सिर्फ जुमला होता है? तो जुमला क्यों होता है भाई, सवाल ये है ना, क्यों होता है? इसीलिए मैंने कहा पर्सपेक्टिव कहाँ है कि इनकी विदेश नीति सैद्धांतिक नहीं है, संदर्भवादी है। और आपने भी कहा कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब पहले तो आप तय कीजिए कि पाकिस्तान के साथ रचनात्मक बातचीत हो सकती है या नहीं। यदि हो सकती है तो उसके लिए इंतज़ाम कीजिए, या ये तय कीजिए कि काटजू साहब का कहना बिल्कुल सही है और कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमें कोई रिश्ते ही नहीं रखने चाहिए। ये नहीं कहा मैंने, ये ऐसा नहीं कहा ये हाँ, नहीं लेकिन सर, ये दृष्टिकोण आप वही ओवर- बनता है, दृष्टिकोण वही बनता है। नहीं, कोई नहीं बनता, मेरा ये कहना कोई है, नहीं बनता है, और ये गलत मेरा ये आप कह रहे कहना हैं। है कि जो भी मेरी कोई नहीं बनता सरकार है। ने किया हो या न किया हो, पिछले 20 साल से कम मैं कहते आ रहा हूं कि मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि वार्तालाप के जरिए हल निकल सकते हैं, लेकिन मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि जब यहाँ वार्तालाप न हो तो कोई हल नहीं निकल सकता। और क्या हम पाकिस्तान के साथ हमेशा इन समस्याओं के साथ, इस तनाव में हम रहें, या कुछ तो कोशिश करें कि जो वहाँ के लोग हैं,
जो हमारा साथ देना चाहते हैं, और मेरे नज़रिए में वो एक बहुत बड़ी बहुमत है। मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि अभी अभी तो 2 चुनाव हुए हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं, जिनमें कि कश्मीर का सवाल तक नहीं उठा था। दोनों इलेक्शंस में कोई पार्टी ने नहीं उठाया। अब इस संदर्भ का तो हम फ़ायदा उठाएं और कहें कि यदि मुशर्रफ के ज़माने में 2/3 काम हो सकता है, तो बचा जो 1/3 है कश्मीर के सिलसिले में, जी, उसको भी हम हल निकालने की अय्यर कोशिश साहब, करें। बहुत ये सारे है मेरा जानकार ये कहना। कहते हैं कि मनमोहन मुशर्रफ के का एक फॉर्मूला निकाला गया था 2006-7 में, मनमोहन मुशर्रफ फॉर्मूला, और शायद वो सबसे व्यवहारिक फॉर्मूला हो सकता था, जिसमें दक्षिण एशिया में जो देशों की सीमाएं हैं उसको माना गया था कि वो अब दोबारा नहीं खींची जा सकती हैं, और ये भी माना गया था कि नहीं, जो उसमें पड़ोसी हैं, माफ कीजिए, हाँ, सबसे खास बात उसमें ये थी कि कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता है। ये पहला था, जी, पहले बिंदु, कि सवाल नहीं उठता है कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, या तो वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा या इन 2 ममालिक में बांटा रहेगा, लेकिन आज़ाद नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि जो सीमाएं हैं वो बदले नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती, और इसका मतलब बना कश्मीर में कि जहाँ की सीमा नहीं है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, कि इसके संबंध में हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोगों पर इसका कोई दोष न पड़े, कि लोग आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाएं, अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने दोस्तों से मिले, कि तिजारत हो दोनों तरफ से, कि जो सूचना है वो भी एक दूसरे तरफ से जाए। इस प्रकार के रचनात्मक कुछ निर्णय पर आए थे, और ये दर्शाता है कि यदि हम पाकिस्तान से बात करें तो तब कुछ निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ निकल सकता है जी, लेकिन जबकि जंग का कोई सवाल नहीं उठता है, जबकि उनके हाथ में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमारे हाथ में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, जी, जी, तो तब वार्तालाप के अलावा क्या हो सकता है? बच्चों जैसे मैदान में हम लड़कर कहें कुट्टी कुट्टी। नहीं, सवाल ये है, नहीं, सवाल ये है कि वो आतंकवाद की नहीं, सवाल साहब ये है कि वो क्या आतंकवाद बंद करेंगे? सवाल ये है। मेरा जवाब ये है कि आतंकवाद का मुकाबला आप यहाँ कीजिए यदि वहां से हो, कोई भी लड़ाई डिफेंसिव नहीं है, सामरिक नहीं है, कोई भी लड़ाई डिफेंसिव सामरिक नहीं है, उनको अधिकार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप वहां जाकर मसूद अजहर को खत्म करें तो जाकर कीजिए। नहीं, आतंकवाद से लड़ना ये सामरिक नहीं है। हम जहां तक बातचीत की दौर है, मणिशंकर जी यही सिद्धांत है, जो सिद्धांत जिस सिद्धांत की बात आप कर रहे हैं ना, पठानकोट में हमने अपनी अक्षमता इतना दिखाया कि यहाँ के लोग ही कह रहे हैं, यहाँ के तो मुंबई में भी दिखाया कि इसको तो मुंबई में किसने दिखाया? लेकिन खामे खाम हमारे लोग भी मरे। तो मुंबई में मणिशंकर किसने जी दिखाया? जिन सिद्धांतों के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया, जिन सिद्धांतों के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया, उन्हीं सिद्धांतों पर आज हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल और नहीं, आप करें तो सिद्धांत और हम करें तो अवसरवाद। ये जो है ना, ये इस बात पर हमें तय करना चाहिए कि सिद्धांत और अवसरवाद क्या सही है। फैसला था हुर्रियत वाला, बिल्कुल सही था। चलिए, ये कोई भी वक्त देश तय अलगाववादियों को नहीं अलाउ वक्त करता है। तय करेगा कि ये सही फैसला था या ठीक था या नहीं था। मैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की सर, तरफ। मेरा नाम दोस्ती उषा नहीं होती, श्रीवास हितों के है और आधार मेरा पे सवाल मुनि सर से है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमें 2 धारी नीतियों को अपनाना चाहिए, और हमारी जो विदेशी नीति है वो मैत्रीपूर्ण संबंध को महत्वपूर्ण मानती है। सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यही है कि हम अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। तो क्या वक्त आ गया है कि हम अपनी विदेशी नीति को बदलकर ये 2 धारी नीतियों को अपनाना शुरू कर दें, या फिर उन्हीं नीतियों पर काम करें जितने पिछले सालों से चला आ रहा है? ये पूरी विदेश नीति का सवाल नहीं है, पाकिस्तान नीति का प्रश्न है। और पाकिस्तान नीति में क्योंकि हम अभी तक की जो नीतियां थी वो कुछ रंग नहीं ला रही है या कम रंग ला रही है। अब अय्यर साहब ने कहा कि मुशर्रफ के साथ बात हुई, मुशर्रफ कोई हल निकालना चाहते थे। कयानी साहब जो मुशर्रफ के वक्त बोर्ड पे थे इस पे, उन्होंने मुशर्रफ के जाते ही उस नीति को बदल दिया। उन्होंने जरदारी से कहा शट अप, आप हिंदुस्तान से दोस्ती की बात बंद रखिए। इसलिए जो फौज का कैरेक्टर है वहाँ पर, या जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान 2 पोलराइज्ड है, हिंदुस्तान की पॉलिसी के माने में पोलराइज्ड है। एक सेक्शन कहता है हमें नॉर्मल फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं, दूसरा पनपता है इस आधार पर कि हिंदुस्तान से झगड़ा करना जी। तो जो हिंदुस्तान से झगड़ा करने पे पनपने वाले लोग हैं उनको ये बताइए कि दोस्त ये सौदा महंगा पड़ेगा, वो हम नहीं कर पाए।
जैसा मणिशंकर जी ने कहा, इंटरनली भी हम स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं और उनको जवाब भी नहीं दे पाए हैं कि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे, जैसा कारगिल के वक्त में जवाब दिया था वाजपेयी जी, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर ही आर बैठे रहे, पार गए ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारी पॉलिसी की, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की पॉलिसी की प्रॉब्लम है। इसीलिए उसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करके एक नई नीति बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ दोगली नीति चलाई। लेकिन सर उनके इंटरनल इश्यूज को आप भारत की ओर से कैसे एड्रेस करोगे? इंटरनल हमारा नहीं है। अगर आप हम पे कॉस्ट लाएंगे तो उसका जवाब महंगा पड़ेगा, ये तो कहिए कम से कम। ये भारत हमेशा ये तो बार-बार कहता रहा है, कहने से नहीं, करके दिखाइए। और करने के नाम पे भारत की तरफ से बार-बार ये कहा जाता है कि हम वार्ता रोक देंगे। तो मैंने यही कहा ना, यार वो ना समझे, बात करने से नहीं समझते हैं। देखिए, इसमें इस दोहरी नीति में मुश्किल यही है कि जब आप कड़ा कदम उठाएंगे तो वो लोग जो आपके साथ हैं, सिविल सोसाइटी वाले, ये वो भी उससे मुखर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं। बातचीत रोकिए मत, करते रहिए। तो फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक सॉल्यूशन क्या है? व्यवहारिक सॉल्यूशन क्या है? देखिए, व्यवहारिक सॉल्यूशन ये है कि आप जैसे अय्यर साहब कह रहे हैं, पहले तो डिफेंसेस अपने ठीक करिए, दूसरा कुछ उनको ये दिखाइए कि अब ये कबूल नहीं है, बहुत हो गया। तो हमें आपकी स्टेबिलिटी में इतनी रुचि नहीं है, चाहे आप न्यूक्लियर पावर होंगे। अभी तक हमारी नीति की बुनियाद यही है, स्टेबल पाकिस्तान। मैं आज प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं, वो पाकिस्तान जो कि हमारे बेगुनाहों को मारता है, उसकी स्टेबिलिटी में हमें इंटरेस्ट है। इसलिए मुझे कभी कभी शक होता है कि अब हमारा राजनीतिक वर्ग ये सोचता है कि आतंकवाद केवल राजनीतिक चुनौती है, राजनीतिक एम्बैरेसमेंट होती है, सामरिक चुनौती नहीं है। मेरा ये मानना है कि है सामरिक चुनौती, और उसको अगर वो सामरिक चुनौती है तो सामरिक चुनौती का हल केवल बातचीत नहीं होता है। जी, आपने जो कहा, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। सामरिक चुनौती का हल केवल बातचीत नहीं हो सकता, सिर्फ ये कह के कि हम आतंकवाद पे बात नहीं करेंगे। क्या इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या अपनी रणनीति को आगे चलाया जा सकता है, या इसमें और नए सिरे से नीति बनाने की जरूरत है? देखिए, इसमें ये कहना कि पहले हम दोहरी नीति का दायरा तय करेंगे, फिर हमारा जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है उसको हम मजबूत करेंगे, और फिर उनके जो आतंकवादी ताकत है और तबका है उस पर हम कॉस्ट अपना डालेंगे, यानी उनको ये आतंकवाद करना ही महंगा पड़ेगा, इस तरीके से हम उनके पास व्यवहार करेंगे। और तब तक बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, फिर बातचीत भी करेंगे, और फिर उसका एक सिद्धांत भी बनाएंगे। और अगर आप 48 घंटे के अंदर ये सभी बातें करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि चर्चा जहां से शुरू हुई वहीं रहेगी। मणिशंकर जी, इससे लगता है मुझे कि शेषाद्रिचार्य साहब समझते हैं कि उनसे बातचीत करना बच्चे को लॉलीपॉप देने का सवाल उठता है। नहीं, सवाल नहीं है अय्यर जी। अय्यर जी, आप कृपा नहीं अय्यर जी, आप चर्चा का स्तर अच्छा रखिए। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर दोहरी नीति भी अपनानी चाहिए, हमारी आंतरिक मजबूती भी होनी चाहिए, उनके आतंकवाद पर भी कब्जा होना चाहिए, और बातचीत भी होनी चाहिए। इन सभी बातों को किस तरीके से आप सिद्धांत में बिठाएंगे वो बताइए। मैं क्या, क्योंकि आपने जो अभी कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि बातचीत करने के पहले बातचीत के बारे में बातचीत हो, और आपस में तय हो जाए कि कौन से चीज़ नहीं करना चाहिए उनके तरफ से, हमारे चलने से, और कौन से चीज़ हुए तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा। इस पर हम बातचीत नहीं करते हैं, करिश्मा पर हम निर्भर रहकर अचानक हैप्पी बर्थडे कहने के लिए हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये कोई नीति नहीं बनती। निचले तौर पर गोपनीय तरीके से हमें बैठकर उनसे बातचीत करनी चाहिए कि हमारा वार्तालाप इस आधार पर जारी रहेगा जी, और कि ये न हो और वो न हो, और आपसी सहमति होनी चाहिए, और उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल, तो बैंकॉक में जो जिस बात का इन्होंने खंडन किया, वही तो मैं कह रहा हूँ। बैंकॉक में अगर बातचीत होती है
तो एक तरफ से आप कहेंगे कि गोपनीय तरीके से होनी चाहिए और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे नहीं नहीं बैंकॉक में नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर राज्यसभा टेलीविजन के सामने मिलना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं सवाल कहा क्या गया। है? कम से कम एक बात पर तो सहमत हो जाइए, एक बात पर सहमत हो जाइए। सहमति ये है, आपने बैंकॉक में इसलिए बात की कि हुर्रियत का मसला ना आए वहां पर, लेकिन हकीकत है उसको मानिए। लेकिन ये तो सब लोग मानते हैं कि बातचीत होती रहनी चाहिए और बातचीत के बाद जो और दूसरे मसले हैं उसका हल निकालने के लिए भी बातचीत हो और उसके जरिए रास्ता निकाला जाए। आपका आखिरी कमेंट में जानना भाई बिल्कुल, हम तो शुरू से हम लोग एक जर्नलिस्ट के तौर पे मानते हैं, जब एनडीए फर्स्ट के समय एक बड़े नेता उस पार्टी सरकार के कहते थे कि जब तक प्रॉक्सी वार होगा तब तक कोई बातचीत नहीं। हम लोग उस वक्त भी कहते थे कि प्रॉक्सी वार को बंद करने के लिए भी बातचीत जरूरी है, क्योंकि युद्ध से हम देख चुके हैं कि कुछ नहीं निकला, इतने युद्ध लड़े गए, क्या हुआ उसका। तो इसलिए मेरा मानना है बहुत साफ साफ कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। और हम ये मानते हैं कि पठानकोट हो या इस तरह के जो हमले आतंकी हुए हैं वो उसको कड़े से कड़े शब्दों में हम लोग सब खारिज करते हैं, पूरा देश खारिज करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और वहाँ की मीडिया में भी बहुत ज़बरदस्त इसके खिलाफ एक आक्रोश है। लेकिन इसके लिए बातचीत रोकी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो कठमुल्ला ताकते हैं, उनको आइसोलेट करना जरूरी है। और आज अगर एक डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखता है पाकिस्तान में, इसके बावजूद कि वहाँ का समाज बेहद सामंती है, बेहद कुल मिलाकर कुछ बहुत बड़े लोग हैं और बेहद गरीब लोग हैं शेष, ऐसे समाज में डेमोक्रेसी की अपनी समस्याएं हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ये बातचीत हमारे आप सभी जानकारों की बातचीत ठोस लेना चाहिए, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, करिश्माई अंदाज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी, ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगी कि आप विशेषज्ञों की बातचीत जरूर नीति निर्माता देख रहे होंगे और जरूर उन्हें कुछ ना कुछ इसमें से नई राह निकलती हुई जरूर दिख रही होगी। लेकिन देश की जनता ये मानती है कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं पीड़ा होती है, लेकिन उसी साथ साथ देश की जनता ये भी मानती है कि बातचीत और संबंध जारी रहना चाहिए। बातचीत और जो जनता के बीच में पीपल टू पीपल संबंध है वो जरूर बरकरार रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी नमस्कार।